अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी। मैं आपके साथ मोहम्मद अशमत जामी। मुल्क की सियासत अजब दोराहे पर आन खड़ी हुई। 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस हुई। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम 13 निकात सामने आए और फिर आइंदा का लाहे अमल भी बताया गया कि 8 फरवरी को यौम एहतजाज मनाया जाएगा मुल्क भर में। वहाँ पर शुरका की ये राय थी बहसत मजमूई के बातचीत आगे बढ़ने के तरीक़ाकार जो है वो उन्हें ढूंढा जाए। लेकिन साथ हम देखते हैं कि आज बाजी उलट जाती है। बिलखुसूस मोहतरमा अलीमा खानम साहिबा की गुफ्तगू आज आपने देखी। वो फरमाती हैं कि जो भी मुज़ाकरात की बात करेगा वो इमरान खान का साथी नहीं है। किसको इमरान खान ने मुज़ाकरात का कहा? यही नहीं बल्कि अचकज़ई साहब ने भी एक जुमला उनसे मंसूब कि कहा जाता है हुकूमत से मुज़ाकरात करो, भाई चोरों, लफंगों और मैंडेट चोरों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। फिर आज ही हमने देखा कि अंसार अब्बासी साहब की खबर थी। पहले भी हम अपने प्रोग्रामों में इस ज़मन में खुलकर बात करते रहे, लेकिन आज इस खबर में जो कुछ हुकूमती लोगों का और पीटीआई के ऑफिशियल्स का बरमला इजहार किया गया, तो वो ये कहते हैं कि खान साहब तो मुज़ाकरात की तजवीज़ को मुस्तरद कर रहे हैं और हुकूमत भी अपने पॉइंट पर डटी हुई है कि जब तक हालिया चंद ट्वीट्स और जो 9 मई के वाक़यात हैं उन पर निदामत या मुआफ़ी तलाफ़ी नहीं होगी, बात आगे नहीं बढ़ेगी। हम भी अपने प्रोग्राम्स में एक अरसे से आपको कह रहे थे कि मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जा चुके हैं। जब तक 9 मई और हालिया जो ट्वीट्स पर लबो लहजा था वो मामला फहमी वहाँ इख्तियार अगर नहीं की जाती तो हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं। हुकूमत किसी सूरत भी मुज़ाकरात की हामी नहीं भरेगी। इधर से आज आपने सुन लिया अलीमा खान साहिबा की स्टेटमेंट और फिर महमूद खान अचकज़ई साहब की स्टेटमेंट। तो इसलिए जो कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें 29,35,000 रुपये खर्च आया, तो उसमें ये निकला कि 8 फरवरी को यौम एहतजाज मनाया जाएगा। तो फिर इकट्ठ का फ़ायदा क्या हुआ? अगर बातचीत नहीं करनी, अगर सियासतदानों के वजूद को नहीं मानना, तो फिर किससे बातचीत करनी है? और हुकूमत भी बिल्कुल किसी किस्म का मार्जिन नहीं रख रही। इस सूरत हाल पर गौर करने के लिए आज हमने जहमत दी है सीनियर सियासतदान असद उमर साहब से। उनसे हम बात करेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में। जो अंडर 19 एशिया कप हुआ, जो कौमी टीम के नौजवानों ने शानदार खेल का मुजाहरा किया, उसका तफसील से जायज़ा लेंगे कि किस तरह इस मैच से पहले भारतीय मीडिया ने हवा क्या बनाई और फिर बाद में किस बेशर्मी के साथ उन्होंने दिफा किया इस शिकस्त का भी। इस पर तफसील से बात होगी। असद उमर साहब मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आज लाहौर में ख्वाजा रफ़ीक की याद में एक बरसी उनकी होती है, तो वहाँ राना सनाउल्लाह भी थे, ख्वाजा सार रफ़ीक भी थे, कई दानश्वर सहाफ़ी भी मौजूद थे, हामिद मीर साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब और दीगर भी। वो कॉन्फ्रेंस में जो गुफ्तगू हुई वो देखने और सुनने से ताल्लुक़ रखती है, क्योंकि एक तरफ तो मैंने बताया ना पीटीआई हुकूमत कहाँ खड़ी है, दूसरी जानब उस कॉन्फ्रेंस में इन ज़ुआमा ने, इन बुज़ुर्गों ने, इन दानश्वरों ने, इन सियासतदानों ने बहुत अहम बातें की। ये फरमा रहे हैं अपनी गुफ्तगू में कि जितना पाकिस्तान किसी को अजीज़ है उतनी बड़ी कुर्बानी देना होगी, मिल बैठना होगा, एक दूसरे के वजूद को मानना पड़ेगा। यही नहीं बल्कि ख्वाजा साद साहब ने तो ये भी कहा कि नवाज शरीफ साहब को बड़ा बनकर किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान को एक नए मिसाक़े जमहूरियत की ज़रूरत है। ये कोई और नहीं, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने कहा अपने वालिद की बरसी के मौके पर। अज़र उमर साहब बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का मैं जिक्र करा था। ख़बर जो आज आई और फिर खान साहब की जानिब से जो पता चला, जी मुज़ाकरात की बात ही नहीं हमने की, जो मुज़ाकरात करेगा वो खान साहब का साथी नहीं है। तो यहाँ जो मौक़िफ़ हुकूमत का और पीटीआई का सामने आ गया, इससे ऑनवर्ड चीज़ें फिर कहाँ जाएंगी? ये तो अजब फंस गए हम। आप सही कह रहे हैं कि इस वक्त जो है वो जो सूरत हाल नज़र आ रही है, कम से कम देखने में जो नज़र आ रही है, उसके अंदर कोई आपको ऐसी उम्मीद नहीं नज़र आती, कोई ऐसे हालात नहीं नज़र आते कि आपके कोई मुज़ाकरात की तरफ कोई या सियासी हल की तरफ को हम बढ़ रहे हैं। और सिर्फ एक साइड नहीं, दोनों साइड हैं। आपको DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उस तरफ से बिल्कुल लाइन खींच दी गई। उसके बाद पैदर पे जो हैं वो अदालती जो केसेस हैं उनके फैसले आने शुरू हुए, सजाएं होनी शुरू हुई। इधर से इमरान खान साहब ने कह दिया कि जी सोहेल अफरीदी तुम तैयारी पकड़ो तहरीक के लिए, स्ट्रीट मूवमेंट के लिए। अलीमा खान का बिल्कुल आज बयान आ गया कि जो उन्होंने तो कहा इमरान खान का साथी ही नहीं है जो अगर कोई बात करता है, जो बड़ी एक इंटरेस्टिंग मेरे लिए स्टेटमेंट है, क्योंकि आज ही उससे कुछ देर पहले मैं एक वीडियो पे स्टेटमेंट देख रहा था किसी नॉर्मल किसी वर्कर का नहीं, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिस्टर गौहर का, जिसमें वो कह रहे थे कि बातचीत होना बहुत जरूरी है। लेकिन मेरे ख्याल में जो अलीमा खान कह रही हैं वो इमरान खान के जहन की ज्यादा देखें ना, ये आपने चूंकि गौर किया तो वो तो ये भी चाह रहे हैं कि हम ख्याल जमातों को आपस में मिलाने के लिए कमेटी बनाई जाए। फिर वो कहते हैं ये मुल्क और फ़ौज हमारी है, हम पहले भी साथ रहे, आइंदा भी साथ रहेंगे। और फिर उन्होंने कहा कि हाथ मिलाओ ताकि रास्ता बने, बात करो ताकि बात से बात बने,
मुल्की हालात तकाजा करें कि जामे मुज़ाकरात किए जाएं। ये तो बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब आपने इशारा किया। यही मेरा सवाल है ना अब आपसे कि बैरिस्टर गौहर साहब कुछ कह रहे हैं, दस्तयाब क़यादत कुछ कह रही है, जो आज अब्बासी साहब को शेख वकास अकरम ने बयान दिया, और अडयाला कहीं और खड़ा है, अलीमा बीबी की स्टेटमेंट आपके सामने है। तो ये गैप है विद इन दीज 4 to 5 क्वार्टर्स। असद उमर साहब, जो डिसीजन आना है, जो हतमी फैसला आना है, वो फैसला अडियाला से आना है। और मेरे ख्याल में अडियाला में कोई इबाहम नहीं है, बिल्कुल वाज़े हैं इमरान खान साहब का जहन, उनकी जो हिकमत अमली है, आप चाहे उससे इतफाक करें या ना करें, लेकिन मेरे ख्याल में उसके अंदर इबाहम कोई नहीं है। बाकी जो आपने लोग बात की है, बाकी उनमें से कोई भी पावर सेंटर नहीं है। हाँ, ये मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, वो मीडिया के सामने आके बात भी करते हैं। तहरीक इंसाफ का ज़ाहिर है एक अहम हिस्सा भी हैं। अचकज़ई साहब वाला जो है वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं, लेकिन तहरीक इंसाफ ने खुद, इमरान खान ने उनको ये जिम्मेदारी दी हुई है कि जो कोई भी अगर मुज़ाकरात होनी है तो भी उन्होंने लीड करनी है, और अगर कोई तहरीक चलनी है तो वो भी उन्होंने लीड करनी है। लेकिन इस वक्त इमरान खान की पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। बाकी जितने भी ये लोग हैं वो लामानी हो जाता है। आप इसमें जोड़ सकते हैं कि जो 5 सीनियर असीरान हैं कोट लखपत में, जिनका जो खत है वो भी सामने आया पिछले चंद दिन पहले, जिसके अंदर उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि सियासी हल निकालना चाहिए और बातचीत के जरिए हल निकालना चाहिए। लेकिन ये सब लामानी है। फैसला साज सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो इमरान खान है। जिस तरीके से दूसरी तरफ फैसला साज चीफ होता है, बाकी सब मशवरा दे सकते हैं। अच्छा साहब, अगर तो ये तय हो गया है कि पीटीआई ने ये फैसला कर लिया मुज़ाकरात करने ही नहीं है कम बट में, उधर से भी ये तय हो गया कि इन शराइत के बगैर तो बातचीत होनी ही नहीं है, तो फिर नतीजा क्या निकलेगा? कहाँ जाएंगे हम? अच्छा ही नहीं निकलने वाली। और मैं तो 2.5 साल से ही बात कर रहा हूँ। अब आजकल मैंने देखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने मुज़ाकरात वगैरह की बात करनी शुरू की है। ख़ास तौर पे जो ख्वाजा रफ़ीक की जो बरसी के ऊपर जो तकरीब हुई, उसके अंदर साद रफ़ीक का और बाकी लोग उन्होंने जो बात की वहाँ पर, वो बड़ी खुशाइंद है। बड़ी अच्छी बात है कि हुकूमती सफात में से भी लोग जो हैं, सीनियर लोग जो हैं, वो ये बात कर रहे हैं। और ये बात अब सिर्फ बंद कमरे के अंदर नहीं, लेकिन वो मीडिया के सामने ये बात कर रहे हैं। ये बात तो खुशाइंद है, लेकिन जो फैसला करने वाले हैं ना, वो चाहे तीनों आप कैंप्स को ले लें, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, वो तहरीक इंसाफ हो, या वो मुस्लिम लीग नून की टॉप लीडरशिप, वो जिन्होंने हातमी फैसले करने, उन तीनों में से मेरे ख्याल में कोई भी इस वक्त जो है वो मुज़ाकरात में इंटरेस्टेड नहीं है। तो आगे जो कुछ भी होना है, जैसे मैंने कहा, वो अच्छा नहीं होने वाला। ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। लेकिन ये स्ट्रीट मूवमेंट की जो कहानी है, ये आगे अगर जाती है, सुहेल आफरीदी साहब इसे टेक ऑन करते हैं, इसका हिस्सा बनते हैं, तो क्या केपी में फिर गवर्नर राज की राह भी हमवार होगी? क्योंकि ये ख़तरा तो मुसलसल मंडला रहा है। और आज शफी जान को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जो लगा लें, आपने गवर्नर राज लगाना है तो लगा के देख लें। और फिर क्या आपको लगता है कि पीटीआई राइट नाउ ऐसी पोजीशन में है कि एक मैसिव स्ट्रीट मूवमेंट वो लॉन्च कर सके? देखिए, गवर्नर राज अगर लगाना हो तो वो तो कभी भी कोशिश की जा सकती है। क्या अगर गवर्नर राज लगाया जाता है, क्या खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की बहुत भारी अक्सरियत इस फैसले के खिलाफ होगी? बिल्कुल होगी ना, उसके अंदर तो कोई इबाम नहीं होना चाहिए। पहले ही खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हालात अच्छे नहीं हैं, दहशतगर्दी वहां पर चल रही है, अफगानिस्तान का बॉर्डर आपका इस वक्त गर्म हुआ है, अफगान तालिबान के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तो बॉर्डर बंद हुआ है। इन हालात के अंदर मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और मेरे ख्याल में फैसला साजों के भी जहन में यही है कि इस वक्त दबाव डालने के लिए, कुछ धमकी देने के लिए तो ऐसी बात की जाए, लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता कि वो कोई ऐसा इक़दाम करेंगे जिससे कोई गवर्नर राज लगने की बात हो। उसके बाद देखना होगा तरीके अपनी सुहेल आफरीदी इस नौयत की तहरीक की बात करते हैं, क्योंकि लश्कर के साथ तो एक से ज्यादा दफा अली अमीन गंडापुर भी आए थे ना, अक्टूबर 2024 में भी आए, फिर नवंबर, लेकिन उससे बरामद कुछ नहीं हुआ ना। अभी आपने चूंकि ख्वाजा की कॉन्फ्रेंस और उनकी बरसी का जिक्र किया, तो वहाँ खुद ख्वाजा सार रफ़ीक ने बड़ी अहम बातें की, नवाज शरीफ साहब के किरदार के हवाले से, नए मिसाक जमहूरियत के हवाले से। अब सीनियर सहाफ़ी हमारे बुजुर्ग मुजीबुर रहमान शामी साहब ने बड़ी अहम वहाँ बातें की, आगे का वे फॉरवर्ड बताया। हामिद मीर साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर की। वो मैं समझता हूँ कि वैसे तो पाकिस्तानी की ये आज की कॉन्फ्रेंस में वहाँ पर जो गुफ्तगू हुई, ये तमाम सियासी जमातों के कारकुनान, वर्कर, सहाफ़ी और सियासतदानों को बगौर सुननी और देखनी चाहिए, क्योंकि बड़ी अक़ल की बातें वहाँ की गई, आगे बढ़ने का नुस्खा वहाँ पे दिया गया।
तो आगे बढ़ने के नुस्खे में असद उमर साहब एक नुस्खा फवाद चौधरी, महमूद मौलवी, इमरान इस्माइल साहब भी लेके आए हुए हैं मुफाहमती ग्रुप के नाम से। तो आपको लगता है कि चॉइस साहब का ये मिशन जो है इस सिलसिले में वो कामयाब होगा? अभी तक जो जो उनकी जिस तरीके से वो देख रहे हैं हालात को, तो वो कह रहे हैं कि अभी तक तो हमें कामयाबी हासिल हुई है। और वो जो बयानात आ रहे हैं मुख्तलिफ लीडरशिप की तरफ से, बैरिस्टर गौहर का जो स्टेटमेंट आया, जो ये कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है, उस तकरीब के अंदर जो मुस्लिम लीग नून के लीडर्स की तरफ से स्टेटमेंट्स आया, तो वो उससे इंकरेजमेंट फील कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इससे नजर आ रहा है कि जो हमने एक बात शुरू की है उसको ऊपर कुछ ना कुछ लोगों का जहन बनना शुरू हुआ है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन जैसे मैंने पहले बात की थी कि जो 3 फैसला साज हैं, अभी तक वहां पर हमें कोई भी ऐसी जुम्बिश नहीं नजर आ रही, कोई ऐसी चीज नहीं, कोई ऐसा फैसला नहीं नजर आ रहा जिससे आपको ये लगता हो। जहां तक उन्होंने जो बात की ना उस तकरीब के अंदर, मिसाल मैं आज से कोई 1-1.5 साल पहले पूरा मजमून लिख चुका हूं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान एक नए मिसाके जमहूरियत के बगैर आगे बढ़ ही नहीं सकता। मैं तो बाकायदा उसमें 12-13 पॉइंट्स लिखे थे कि उसके अंदर होना क्या चाहिए। तो ये बात जो उन्होंने की है, मैं 100% उसकी तायद करता हूं। और अगर आप हल ढूंढना चाहते हैं कि ना पाकिस्तान को आगे अगर आप 100% तायद तो करते हैं और इसको करार दे रहे हैं, तो आपने खुद कहा भी हुआ माजी में कि फवाद चौधरी साहब वाला जो काम है बड़ा अच्छा है, आपने तारीफ की हुई है, तो आप इसका हिस्सा खुद क्यों नहीं बनते जनाब? मैंने उनको कहा था कि जो वो नियत जिसकी वो बात करें वो बड़ी अच्छी चीज है। अच्छा। लेकिन मेरा सवाल उनके साथ, अपने दोस्त हैं हमारे, सारे पुराने कॉलीग रहे हैं, उनसे मेरा वही सवाल था जो अभी हम बात कर रहे हैं कि भाई जिसके दरमियान आप सुलह कराना चाहते हैं, जिसके दरमियान आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं, क्या ये कामयाबी मिल सकती है जब तक उनमें से कोई भी आपको ये काम के लिए ना कहे कि अच्छा चलें आप कदम बढ़ाएं, आगे देखते हैं क्या होता है। बेशक हतमी फैसला ना करें, बेशक ये ना कहें कि हम मुज़ाकरात करें, इतना तो कहें ना तीनों साइड जो है, या 3 में से कम 2 साइड ये तो कहे कि अच्छा चलो कोशिश करके देख लो, देखते हैं क्या बनता है। जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है ऐसा भी सूरत हाल नहीं है। तो और होता यह है कि मेरे ख्याल में अगर यही काम जो है वो कैमरा के सामने ना किया जाता तो शायद इनकी कामयाबी का ज्यादा चांस होता। जैसी ये सूरत हाल बनती है ना, अब आप आज का स्टेटमेंट अगर हलीमा खान का देख लें, तो अब पीटीआई के वर्कर को तो बराह रास्त सिग्नल चला गया ना कि ये इस नौयत का जो भी काम देखें, कर रहा है। असद साहब गेट बैक टू द बेसिक पॉइंट ना, कि अगर ये नए मिसाके जमहूरियत की मुल्क को ज़रूरत है, तो अगर ऐसा होना तय भी है, ज़ाहिर बात होगा भी ऐसा, तो ये कहाँ से शुरू हो, फ्रॉम वेयर टू बिगिन विद? क्योंकि आपकी साबका जमात और उनके ज़िम्मेदार तो कहते हैं हमने इन चोर लफंगों के साथ बैठना ही नहीं है। वो बात फ़ौज से करना चाहते हैं, फ़ौज कहती है हमने तो बिल्कुल सियासी मामलात में नहीं आना, बस या हुकूमत से जाके बात करें। तो कहाँ से शुरू करें किबला? जो बुनियादी मुद्दा है जिसके ऊपर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बिल्कुल एक खलीज पाई जाती है, और वो आज से नहीं, वो काफी अरसे से पाई जाती है, वो है एहतसाब का अमल। ठीक, उस एहतसाब के अमल को अपोजिशन, इस वक्त की जो हुकूमत है वो ये कहती है, ये तो इमरान खान जो है वो हमें सब जेलों में डालना चाहते हैं। अगर आपको याद हो, जिस वक्त अदम एतमाद की तहरीक आई थी, लोगों ने कहा कि आपको ये करने की क्या जरूरत थी, तहरीक इंसाफ की मकबूलियत नीचे जा रही थी, पूरा होने देते टाइम तो खुद ब खुद ही ये फारिग हो जाते, सियासी तौर पर फारिग हो जाते। तो वो कहते थे आगे कि अगर हम पूरा टाइम होने देते तो इन्होंने तो हमको उठा के सबको जेलों में डाल देना था और चाबियां फेंक देनी थी। वो जो अच्छा, दूसरी तरफ जो है अवाम का भी बहुत बड़ा मुतालबा है कि एहतसाब किया जाए। इमरान खान साहब जाती तौर पर सालों से इस बात की एक गारंटी क्या दे रहे हैं, एक वादा कर रहे हैं अवाम के साथ कि मैं इन चोरों को छोड़ूंगा नहीं, सबको अंदर डाल दूंगा। अचकजई साहब ने अभी जो स्टेटमेंट आपने बताया, वो लगता है कि उन्होंने भी वही जुबान है वो अडॉप्ट कर ली है। तो इस सूरत हाल के अंदर जब तक इस बुनियादी नुक्ते के ऊपर कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाला जाएगा जो सबके लिए काबिल कबूल हो और पाकिस्तान के अवाम के लिए काबिल कबूल हो। काबिल कबूल रास्ते का मतलब ये नहीं है कि बोले अच्छा तो हमने तुम्हारी चोरी माफ की, तुमने हमारी चोरी माफ की, लेकिन ऐसा अमल जिसको लोग ये समझें कि इससे जाती इंतकाम नहीं लिया जाएगा, कि इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन उससे भी पहले जो है जिस बात के ऊपर इत्तेफाक होना जरूरी है वो ये है कि क्या इस मुल्क को जमहूरी तरीके से हमने चलाना है, आइन के मुताबिक चलाना है, और क्या हम जो सब पार्टियां किसी न किसी वक्त किसी न किसी सूरत में फौज के पास जाके उनसे मदद हासिल करके इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखें, हर दौर में ना कुछ हुआ, हर दौर में एहतसाब के नाम पर जुल्म ज्यादतियां हुई,
बाद में वही रहनुमा बाइज़्ज़त बरी भी हुए। इस दौर में भी हो रहा होगा, आपके दौर में भी। लेकिन ये वक्त नहीं है कि आप ये तस्लीम भी करें कि आपके दौर में एहतसाब के नाम पर कुछ ज़्यादतियाँ भी हुई, कुछ रहनुमाओं के ख़िलाफ़ नाजायज़ मुकदमात बने। अजमल, मैं तो इससे भी एक कदम आगे जाता हूँ। चले फर्ज कर लें कि फौज बात करना चाहती है, मेरे ख्याल में तो फिर भी फौज के साथ बातचीत जो है वो तमाम सियासतदानों की हैसियत मजमूई होनी चाहिए। ये इनफरादी पार्टियों की फौज के साथ बात करके तो हम यहाँ पे पहुंचे हुए इन हालात के अंदर। सब सियासी पार्टियां कमजोर हो गई हैं, अदालती निजाम कमजोर हो गया है, आजाद मीडिया कमजोर हो गया है। ये आपस की लड़ाई से तो यहाँ पे पहुंचे हुए हम। मेरे ख्याल में इस वक्त तहरीके इंसाफ जो है वो मजलूम पार्टी है, उसके साथ ज्यादती हुई भी है। वो इलेक्शन जीत के वो मैंडेट लेके बैठे हुए हैं, उनको उसको बाहर रखा वो गया, बात अपनी जगह दुरुस्त है। मेरा सवाल फिर वही है, वर्कर को और लीडर्स को सजाएं हुई है, जेलों में पड़े हुए हैं। लेकिन वाहिद चीज जिसके ऊपर मैं उनसे इत्तेफाक नहीं करता, और आज भी मैंने ट्वीट किया और उसमें यही लिखा हुआ है कि ये जो तहरीके इंसाफ को आप काबू करने के लिए ना इमरान खान को पूरा निजाम बदलते चले जा रहे हैं, इससे जमहूरियत और मुल्क कमजोर हो रहा है। लेकिन तहरीके इंसाफ को यह मानना पड़ेगा कि इन लोगों की, इन सियासी पार्टियों की एक सियासी हकीकत है, उनको इतने वोट ना मिले हो जितने तहरीके इंसाफ को मिले। मैं मानता हूं कि तहरीके इंसाफ को सबसे ज्यादा वोट मिला है, लेकिन लाखों पाकिस्तानियों ने इनको भी वोट डाला है। आप ये नहीं कह सकते कि लाखों पाकिस्तानियों ने जिनको मैं वोट डाला है उनसे मैं बात ही नहीं करने को तैयार। भाई बनाए ऐसा इंसाफ का निजाम जिसके ऊपर सबको इत्तेफाक हो और जो भी चोर हो वो ना बचे, चाहे वो उनकी सफों में हो या हमारी सफों में हो। नहीं, वो ये तो आपने वैसे मुजमई बात कर दी ना वे फॉरवर्ड के हवाले से। लेकिन मेरा बड़ा पर्टिनेंट सवाल था कि क्या ये वक्त नहीं है कि हम अपने अपने अदवार की जो गलतियां हैं उसको तस्लीम करें। आपके दौर में भी एहतसाब के, इस दौर में भी हो रहा है। आपके दौर में जो एहतसाब के नाम पर हुआ, कुछ लोगों के साथ ज्यादतियां हुई, नाम लेना आज उनका। देखिए, सबसे बड़ी गलती जो है ना, मेरे अगर आप तहरीके इंसाफ का पूछें कि उस दौर के अंदर तहरीके इंसाफ की जो सबसे बड़ी एहतसाब के लिहाज से जो कमजोरी रही वो ये कि हम एक ऐसा इंसाफ का निज़ाम, उसके अंदर ऐसी बेहतरी नहीं ला सके जिसके अंदर जिसने चोरी की हुई हो वो पकड़ा जाए, उसको सजा हो, और जिसने चोरी नहीं की हुई हो वो उसको जेलों में ना डाला जाए। हमारे वक्त में वो लोग जिनके बारे में ऐसी फाइलें भरी हुई बिल्कुल साफ नजर आता है कि इन्होंने चोरी की हुई है, उनमें से भी किसी को सजा नहीं हो सकी। 3 साल 8 महीने हम हुकूमत करके गुजर गए। असद उमर साहब, राना सनाउल्लाह साहब के साथ ज्यादती, शायद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल जो केस इनका था, मैं पहले दिन से, आज नहीं कह रहा हूं, ये सबको पता है, मेरे जो कॉलीग्स हैं, ये मेरी ओपिनियन जो उस वक्त भी है। एहसन इकबाल का एक केस था जिसके ऊपर वो जेल भी गए। वो तो मैंने स्टैंडिंग कमेटी में, कायमा कमेटी की मीटिंग जहां आपको पता सारा मीडिया बैठा होता है, उन सबके सामने कहा कि मैंने कहा इस केस के अंदर कोई वजन नहीं है, क्योंकि मेरी वजारत से था, प्लानिंग की मनसूबाबंदी की वजारत से था। मैंने कहा इसके अंदर कोई वजन नहीं है, अगले दिन अखबार में हेडिंग लगी हुई थी। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जिसके अंदर, मसलन वो जो टीटी वाले केस थे, यार क्या एविडेंस उसमें बाकी रह गया था, सब कुछ तो अवेलेबल है। राना सनाउल्लाह वाला केस ही नहीं तो मैं कह रहा हूं कि बहुत अच्छी बात है आप ये इतराफ करें। कल को इसी हुकूमत ने भी ऐसे आपकी तरह इतराफ कर दिया। जनरल साहब, बावर्दी जनरल साहब जो हैं वो काबीना की मीटिंग में आए थे, तो काबीना के कई मेंबर्स ने जो उनके साथ किया था, और उन्हें साफ उनके मुंह पे बोला गया कि जो आप बता रहे हैं इसके अंदर वजन ही कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक, तो ये बिल्कुल हुआ है। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूं ये चंद अफराद की बात कर रहा हूं, उसका अजमल आप मवाजना कर ही नहीं सकते जो अब हो रहा है। अब तो हजारों लोगों के साथ, हजारों खानदानों के साथ वो हो रहा है ना। कैसे कैसे इल्जामात के ऊपर, मजाक आते हैं इल्जामात के ऊपर, हजारों तरीके इंसाफ के वर्क। बहुत शुक्रिया जनाब साहब, आपके कीमती वक्त का। गुफ्तगू आपने सुनी, अहम बातें उन्होंने की। यहाँ एक ब्रेक है और फिर जरा हुकूमती वज़रा और पीटीआई की नुमाइंदगी करने वालों की जानिब रुख करेंगे कि भाई ये मुज़ाकरात करने हैं या स्ट्रीट मूवमेंट, और ये किससे फिर मुज़ाकरात करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान है मुमताज़ एडवोकेट जनाब फैसल फ्री चॉइस साहब ने, और हमें ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में वज़ीर ममलिकत बराए क़ौमी विरसा नून लीग के रहनुमा जनाब हुज़ैफ़ा रहमान साहब भी। फैसल साहब, आपको ज़हमत इसलिए दी है, अभी मैं असद उमर साहब से भी कुछ देर पहले बात कर रहा था, ये जो आज मैंने देखा चकज़ई साहब की स्टेटमेंट, फिर अलीमा खान साहिबा की स्टेटमेंट, ये तो चाह रहे हैं जी कि मुज़ाकरात की बात जो करेगा वो तो इमरान खान का साथी नहीं है। उधर से दूसरी जगह से खबर मिलती है कि नहीं, 9 मई पे मुआफ़ी नहीं मांगी तो बात ही नहीं होगी। तो ये जो ताज़ा बयान है अलीमा बीबी का, इसे कैसे देखा जाए, और क्या ये पॉलिसी कामयाब होगी मुज़ाकरात से ना करना?
देखिए जामी साहब, गुजारिश ये है कि पहले 2.5-3 साल हो गए हैं यही पॉलिसी जो है अपनाई गई और यही बार बार जो है वो कहा गया। अब आप ये कहते हैं कि मूवमेंट चलाई जाए, स्ट्रीट मूवमेंट, आप बिल्कुल चलाएं, आपका हक बनता है। आपने पिछले साल भी 15 बंदे आपके शहीद हुए हैं और आप कुछ नहीं कर सके। अभी उसका कैलकुलेशन करके अभी भी देख लीजिए। देखिए, ये गैर सियासी जो अजहान हैं, ज़ाहिर है क्योंकि वलीमा भी सियासी नहीं है, उनको तो आप बिल्कुल किसी किस्म का ये नहीं कह सकते। तो वो तो एक फैमिली की खातून है, जज्बाती हैं। सियासत में जामी साहब मुज़ाकरात ही होते हैं। ये मुज़ाकरात आज कर लें, 10 साल बाद कर लें, करने पड़ेंगे। और जो दूसरे लोग हैं जो कहते हैं माफ़ी मांगे, जब आपने सबको 10-10 साल की 7 दफ़ा सज़ाएँ दे दी हैं तो मोहतरम माफ़ी किस बात की? अब आपने तो सज़ा दे दी। 9 मई में आपने जो बंदा मुरीख पे भी था, पीटीआई से ताल्लुक़ रखता था, उसको बीच में शामिल कर दिया। हालांकि उसमें होना ये चाहिए था कि जो लोग वीडियो में नज़र आते हैं उनको आइडेंटिफाई करके आप बरमौका उसको सज़ा दे देते बहुत जल्दी। अब तो ये पोलिटिसाइज हो गया मुकदमा। तो ये जो दोनों अतराफ के ये जो बयानात हैं, ये गैर सियासी अनासर हैं। अब उसके मुकाबले में आप देखें कि जो तहरीक तफ़ज़ीह पाकिस्तान है, और कल ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की जो ख्वाजा रफ़ीक शहीद की बरसी के ऊपर जो गुफ्तगू, जी वहाँ पे बहुत सियासी लोगों की गुफ्तगू, बिल्कुल मैंने वहाँ जिक्र किया कि वहाँ ख्वाजा साद रफ़ीक की गुफ्तगू हो, हामिद मीर साहब की हो, शामी साहब की गुफ्तगू सुनने और देखने से ताल्लुक़ रखती है। और ये ना सिर्फ नून लीग के लिए, पीटीआई के लिए, बल्कि तमाम जो तालिब इल्म सियासत सहाबत को उनको ये तकरीरें सुननी चाहिए। वे फॉरवर्ड बता रही हैं, लोग वहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं, एक दर्द के साथ बात कर रहे हैं। तो गुजारिश ये है कि ये गुफ्तगू के अलावा तो अब अगर आप मज़ामत कहते हैं तो फिर मेरा सवाल तो ये होगा कि जी आप अस्करी मज़ामत चाहते हैं या सियासी मज़ामत चाहते हैं? क्योंकि सियासी मज़ामत तो होगी डायलॉग के थ्रू, उसका तो कोई और तरीक़ेकार ना होता है ना हमने कभी देखा। तो मैंने कहा जी कि जो सियासी मज़ामत है सर, वो तो डायलॉग के ज़रिए होती है ना, उसके तो अलावा कोई और चीज़ हमारी जो ना नज़र से गुजरी है ना हमने कभी देखी है। ये तो सियासी लोगों की सियासी स्पेस जो ख़त्म हो गई है। अब एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखने की ज़रूरत है ना जी, कि आप PMLN और पीपल्स पार्टी की हकीकी मानों में कोई पॉलिटिकल स्पेस नहीं है। वो फैसला लेने की पोजीशन में नहीं है। वो क्योंकि मकबूलियत नहीं है तो वो कबूलियत के घोड़े पे सवार होकर हुकूमत ज़रूर कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि शायद उनकी सियासत रिवाइव हो जाए। लेकिन ये बात जामी साहब हकीकत है कि मौजूदा हुकूमत या इसके इत्तेहादी इमरान खान साहब की बयानिए का काउंटर बयानिया नहीं बना सके, उनकी सियासत का तोड़ नहीं निकाल सके अभी तक, और ना ही उनकी कोई डिलीवरी है मैशत के फ्रंट के ऊपर या गवर्नेंस के फ्रंट के ऊपर या दूसरे जो बुरान है, आइनी बुरान है। इस हुकूमत ने आके जो है PDM ने जब से आके आइनी बुरान पैदा किया है, सियासी बुरान। लेकिन जो सब ये दो तरफा मामला ना, जो सब ये तल्ख हकीकतें अपनी जगह दुरुस्त होंगी, लेकिन इसको ज़रा और भी देखने का अंदाज है ना। मिसाल के तौर पर ना तो PTI ख़त्म हो सकी, ना खान साहब की मकबूल, तो पैरेलल खान साहब की जमात या उनकी जो स्ट्रेटजी है वो भी तो कोई इनकलाब बर्पा नहीं कर सकी ना। तो ये एक अलमिया नहीं, ये दो सिरों का अलमिया है जो अभी दरपेश है हमें। बिल्कुल आपकी बात में बड़ा वजन है। देखिए, या तो हुकूमत कामयाब हो जाए तीना PTI को ख़त्म करने में, वो नहीं हो सके, या फिर PTI कामयाब हो जाती इनकलाब लाने में। अब दोनों चीज़ें नहीं हुई तो आपको रिविजिट करनी पड़ती है ना जी स्ट्रेटजी। तो फिर अब आपके पास डायलॉग या मुज़ाकरात के अलावा कौन सा रास्ता है? आप अगर ये कहते हैं, आपके लीडरान जो हैं, पंजाब से तल्लुक़ रखने वाला कोई लीडर न पिछले साल मज़ामती तारीख में हरावल दस्ता बनाना अब बनेगा, तो मुझे ये भी तो देखे ना, बताओ, वर्करों का भी तो देखना होता है, बड़े ख्याल रखना होता है सबका कि आप वर्करों को कोई इस तरह से हर साल तो नहीं कर सकते कि आप जी बाहर निकलें और अपनी जानें कुर्बान करें, वेयर जो आपने लीडर चुने हुए हैं वो अपने बिलों से ना निकलें। ये एक बहुत अलमनाक सूरत हाल होती है सियासी जद्दोजहद में
कि वर्कर्स अपनी जानें दे दें, जो किसी का वालिद होगा, किसी का बेटा होगा, किसी का भाई, किसी का खामन, ठीक है। चौधरी साहब, ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का एलामिया है, नज़र से आपके गुजरा होगा, बल्कि अखराजात भी सामने आ गया, 29,35,000 रुपये लगा है। इसमें अब तय हुआ 8 फरवरी 2026 जो है ना, दिन जो है ना यौम स्याह मनाया जाएगा मुल्क भर में। कैसा लगा आपको ये लाया अमल? देखिए सर, यौम स्याह तो आप मनाएं चलें पॉलिटिकली, असल में जो प्रॉब्लम है ना तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का, जो मैं उसको देखता हूँ, देखिए वो आपको वहाँ पे एक जमाती रंग नज़र नहीं आया उस कॉन्फ्रेंस में जी, वो इनफरादी रंग है उसमें। उसकी वजह यह है कि आप अपोजिशन को भी निकाल कर सके कि आपकी उस कॉन्फ्रेंस में आए। देखिए ना, जिस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजल रहमान साहब तशरीफ ना लाएं, उनकी जमात ना हो, ANP ना हो, पीपल्स पार्टी नून लीग ना हो, तो कौमी तो ना हुई ना जी। वो फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के चंद अकाबरीन और PTI के चंद अकाबरीन है, बाकी तो वहाँ पे मुख्तलिफ तबकात फ़िक्र से तल्लुक़ रखने वाले जो अफराद थे, नौजवान उसमें थे। लेकिन सर ये सियासी इज्तिमा तो जब होगा ना, जब अपोजिशन को आप मरकूज कर सकेंगे, किसी यकसू कर सकेंगे किसी 1, 2, 4 नुक्तों के ऊपर। बिल्कुल ठीक। उनका मेरे साथ अगर आप थोड़ी देर रहें, नासिर भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन किया। आप ठीक कह रहे थे वैसे, मुझे हुज़ैफा रहमान साहब बहुत मसरूफ़ हो गए हैं, हालांकि उनकी आज कमिटमेंट थी, तशरीफ़ नहीं लाया अभी तक। बहरहाल भट्ट साहब से मैं वो सवाल उठा लेता हूँ। भट्ट साहब, ये अलीमा खान साहबा कह रही हैं कि जो भी मुज़ाकरात की बात करेगा वो इमरान खान का साथी नहीं है, इमरान खान ने किसी को भी मुज़ाकरात का नहीं कहा। तो अब अगर एक बड़ी सियासी जमात और एक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के महमूद अचगरी साहब भी कहते हैं कि जी चोरू, लफंगू और मेंढर चोर से मुज़ाकरात नहीं होंगे, और हुकूमत भी चाहती है कि मुआफ़ी के बगैर बातचीत नहीं होगी, तो आगे कैसे बढ़ेंगे हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये जो एक वो कहते हैं ना कि अब बंद कम जी कर PTI सियासी जमात नहीं है। अब ये जो हुआ है ना, मौलाना फजल रहमान साहब भी नहीं आए, जो बंदे हैं ना, मौलाना साहब एक वीरक सियासतदान है, उनको पता है कि इस PTI का ना एजेंडा है, ना इनका कोई बात करने का जमहूरी तरीका है। इनसे बात करो तो सबसे पहले कहेंगे इमरान को बाहर निकालो, जो 190 मिलियन चोरी की में बंद है, और अदालत ने उसको बंद किया है। ये तो बात खत्म होगी। आज मैं एक बात बता दूं, जब तक इमरान खान कौम से माफी नहीं मांगेगा ना कि उसने अपनी कौम को अपनी फोर्सेस के खिलाफ खड़ा किया, उनको उनके ऊपर हमले किए, GHQ पे हमला किया, कोर कमांडर के घर हमला किया, और जाके कहते हैं कि 26 नवंबर किया, अपने जो हमारे जो फौजी जवान है, कहते हैं जी रेंजर्स के लोग हैं, उनको शहीद किया, पुलिस वालों को शहीद किया। ये जब तक कौम से माफी नहीं मांगेगा, इनके साथ कोई नहीं जाएगा इसके साथ। देखें, आहिस्ता आहिस्ता तीनों सूबों में खत्म हुआ है। KPK में रह गया था, वहाँ इलेक्शन में इसको रेफरेंडम हुआ है इसके खिलाफ, PTI के लोगों कौम ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। वहाँ हमने जब तक ये कौम से माफी नहीं मांगेगा, अब ये कहता है जी ना, ये कहते हैं कि बैरिस्टर कपूर पे एतमाद करता है, ना अपने किसी जनरल सेक्रेटरी पे, ये किसी पे एतमाद नहीं करता, जिसको बुरा भला कहता रहा। वैसे ये तो एक आप जैसे एक जमहूरी जमात के एक सीनियर रहनुमा कहना कि PTI सियासी जमात ही नहीं है। सियासी जमात है तो तीसरी बार KP में आई है ना जी। वो सियासी जमात है तो उनकी जो नंबर ऑफ सीट्स थी वो आप सबसे ज्यादा थी। बात सुने, ये वो 2018 वाला निकाल ले सारा कुछ, वो सारे लोग जेलों में चले गए, फैज हमीद चला गया, बाजवा भी मेरा ख्याल है उसका भी हिसाब ले लेगा, साकब निसार, आसिफ सईद खोसा, इजाजुल हसन, ये सारे लोग। आप वैसे उधर जाने की कोशिश ना किया करें, वो ख्याल ही रखें आप, बस जो होना था वो हो चुका है। जिनका आप नाम ले रहे हैं वहां तक ना जाएं आप। भट्ट साहब मेरे साथ रहे ना, फैसल चौधरी साहब, ये क्या कह दिया भट्ट साहब ने कि PTI सियासी जमात नहीं है, और मौलाना साहब तो बड़े जीरा है, उन्हें पता है यहाँ कुछ नहीं निकलना, इसलिए गए ही नहीं है। नासिर भट्ट साहब मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, लेकिन वो ऐसी बोंगियाँ मारते रहते हैं। देखिए, ये गैर सियासी गुफ्तगू जो है ना, यही इनको ले दे के बैठ जाती है। देखें, अब नासिर भट्ट साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो, और जो साद रफ़ीक साहब की गुफ्तगू है, ज़ाहिर मोतबर गुफ्तगू को ही आप डिस्कस करेंगे ना। जो वहाँ पे आपके लाहौर में कल जो गुफ्तगू हुई है वो संजीदा गुफ्तगू है। नासिर भट्ट साहब तो जो है ना बादशाह आदमी है, वो जिसको दिल करे जो मर्जी कह दे,
और ये पता नहीं किसको क्यों इस तरह से कहते हैं, हालांकि मैं वो रिपीट कर देता हूँ, आपकी इजाज़त से मैं रिपीट कर देता हूँ। नासिर भट्ट साहब, ये जो ख्वाजा रफ़ीक साहब की बरसी थी ना, वहाँ गुफ्तगू हुई, तो वहाँ ख्वाजा सार रफ़ीक साहब ने जहाँ इमरान खान साहब की तर्ज सियासत पर तनकीद की कि उनकी कोई ज़मानत देने को तैयार नहीं, वहाँ उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब को बड़ा बनकर किरदार अदा करना होगा, पाकिस्तान को एक नए मिसाक जमहूरियत की ज़रूरत है। भट्ट साहब, ये मैं नहीं कह रहा, ख्वाजा साहब नहीं कह रहे, ख्वाजा सार रफ़ीक साहब कह रहे हैं, आपका मुख्तसर इस पर राय क्या है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मियां नवाज शरीफ साहब बिल्कुल, अगर इमरान, देखिए मियां नवाज शरीफ साहब तो वो शख्सियत है, जब इमरान खान गिरा था अपनी कैंपेन बंद करके उसके घर चले गए थे, उनको देखने, हॉस्पिटल चले गए थे देखने के लिए। और इमरान खान वो शख्स है, मियां नवाज शरीफ साहब की जब वाइफ फोत होगी ना, कसूम नवाज, तो उसने अफसोस का फोन तक नहीं किया। फिर भी कोई बात नहीं, मियां साहब बड़े दिन वाले आदमी हैं। ये मैं आज आपको कहता हूं कि इमरान खान जब कौम से माफी मांग लेगा ना, अब मियां साहब का नहीं, ये जो सब कुछ किया है, GHQ पे हमला किया, ये सारा कुछ कौम से माफी मांग ले, तो मैं खुले दिल से कहता हूं कि मियां नवाज शरीफ तो उसको इंशाल्लाह माफ कर देंगे और बात भी आगे चलेगी। चलें, ये बहुत अच्छी बात आपने की, बहुत शुक्रिया आपका नासिर भट्ट साहब, फैसल चौधरी साहब बाबा का। नाज़रीन, यहाँ छोटी सी ब्रेक और फिर हाल डिस्कस करेंगे टीम इंडिया अंडर 19 का दुबई में कल क्या हुआ, कैसे भारतीयों को धूल चटाई हमारे यंग स्टार्स ने, अंडर 19 टीम ने, और हीरो जो समीर मिन्हास है और सरफराज अहमद जो मेंटोर हैं, उनका किरदार क्या था, वो आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुश आमदीद। हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एनालिस्ट, क्रिकेट के इंसाइक्लोपीडिया, मेरे पसंदीदा तजिया निगार जनाब मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने। क्यों ज्वाइन किया है? कल दुबई में अंडर 19 एशिया कप का फाइनल हुआ, धूल चटाई है टीम पाकिस्तान के इन नौजवानों ने और इस तासुर को ख़त्म किया कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। कल इस मैच से पहले जो इंडियन मीडिया में उनकी जो ट्रांसमिशंस थी, उनके जो वीलॉग्स थे, वहाँ पे ऐसे बेढंगे बेतुके तबसरे किए जा रहे थे कि वन साइडेड मैच होगा। वजह यह है कि इनके पास टीम अच्छी थी कि जो इनका वैभव सूर्यवंशी है, 14-15 साल का, जो उसकी उम्र ही नहीं बढ़ रही आगे, जो IPL भी खेलता है, उससे बड़ी इनको तवक्कुआत थी, तो वो लड़का भी खेल रहा था अंडर 19। लेकिन फिर समीर मिन्हास सामने आते हैं, 172 रन की बड़ी शानदार इनिंग्स खेली, 17 चौके 9 छक्के, कमाल कर दिया। 347 रन टीम पाकिस्तान ने बनाए 50 ओवर्स में, 156 पे बुक कर दिया पूरी टीम भारत को, यानी मुकाबला तो वन साइडेड पाकिस्तान ने बनाया। उसके बाद समीर मिन्हास नज़रों में आए, लड़का उस्मान खान, वो भी, अली रज़ा जो हमारा फास्ट बॉलर, उसने 4 खिलाड़ी आउट किए, बड़ी उम्दा बॉलिंग की। तो इस पर बात करते हैं मिर्ज़ा साहब से। अब इनाम इकराम भी दिए जा रहे हैं, बड़ी मुबारकबाद भी है पूरी टीम को, इन्होंने सर हमारा फ़ख्र से बुलंद किया, 13 बरस बाद ये एजाज़ हमारे हिस्से में है। मिर्ज़ा साहब, हम तो कहते थे टैलेंट ख़त्म हो गया, टैलेंट तो यहाँ पे उबल रहा था, उमड़ रहा था, यानी मैं हैरान हो गया हूँ समीर मिन्हास की बैटिंग देख के, जो उसने मिडॉन पे एक छक्का मारा सीधे बल्ले के साथ, और लड़का जो उस्मान खान, रन उसने कम किए, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे कोई टेस्ट क्रिकेटर खेल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जामी साहब, एक तो आपके उम्दा तारुफ का बहुत शुक्रिया, आप भी मेरे पसंदीदा एनालिस्ट हैं। लेकिन जो आपने बात की समीर मिन्हास की, समीर मिन्हास का ताल्लुक मुल्तान से है और मुल्तान से इंजमामुल हक भी अंडर 19 से आए थे। मुझे अच्छी तरह से याद है 1988 में जो यूथ वर्ल्ड कप हुआ था पहला ऑस्ट्रेलिया में, इंजमाम आए थे। लेकिन समीर मिन्हास पर काम करने की जरूरत है। इसका बड़ा भाई अरफात मिन्हास, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वो पाकिस्तान अंडर 19 से खेल चुका है। 1 साल का फर्क है दोनों भाइयों के दरमियान। लेकिन उसने क्या बैटिंग की, वो जो आपने कहा ना टैलेंट उबल रहा है, लेकिन क्या है कि पत्थरों को तराश कर हीरा कौन बनाएगा, ये असल सवाल है। हमारे पास प्लेयर्स आते हैं, उनको हम किस्से पारीना बना देते हैं, भूल जाते हैं। तो अगर इन पर काम किया जाए, खासतौर पर समीर मिन्हास पर, आपने उस्मान खान का जिक्र किया, ये ऐसे बैट्समैन हैं कि जो आइंदा आने वाले वक्त में ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स, सुपरस्टार बन सकते हैं। शर्त ये है कि इनको जाया ना किया जाए। बिल्कुल ठीक आपने कहा। मुझे याद पड़ता है समी असलम भी थे, अंडर 19 के कई एक स्टार्स नजर आते थे, 1-2 सीजन खेलते हैं फिर जाया हो जाते हैं। तो मुझे डर है कि क्या बनेगा समीर मिन्हास का, उस्मान का या अली रजा का। आपने जो जिक्र किया ना कि 12 साल के बाद हम जीते, 13 साल के बाद, तो जो 2012 में हम जीते थे एशिया कप अंडर 19, तो उस टीम में समी असलम शामिल थे। उस टीम में कामरान गुलाम शामिल थे। समी असलम तो दिल बर्दाश्ता होकर अमेरिका मुंतकिल हो गए। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें अपने टैलेंट की कदर करनी चाहिए, इन खिलाड़ियों को लुक आफ्टर करना चाहिए, जो इनकी टेक्निकल खामियां हैं उनको दूर करना चाहिए। अभी यंग है, जिस तरीके से वो जारहाना अंदाज इख्तियार कर रहा था समीर मिन्हास, नो डाउट उसने अपना पोटेंशियल शो किया,
लेकिन क्या जब बॉलर्स ऐसे आएंगे चालाक किस्म के, क्योंकि भारतीय बॉलर्स की तो 130 स्पीड थी और हमारे बॉलर्स की क्या जबरदस्त स्पीड थी, अली रजा की, मोहम्मद सियाम की और अहमद सुबहान की। तो अगर समीर मिन्हास की टेक्निक पर काम किया जाए जामी साहब, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत आगे जा सकता है। लेकिन वही शर्त है कि ये ना हो कि हम भुला दें। एक लड़का आया था मानसेरा का, शाहजेब खान, जिसने सेंचुरी स्कोर की थी यूथ एशिया कप में, वो कहाँ चला गया? तो बहुत सारे टैलेंटेड क्रिकेटर्स हैं जो नजरे करम के मुंतजिर हैं। ठीक। अच्छा, ये जो वैभव सूर्यवंशी बड़ा उनका स्टार है और पूरा इंडियन मीडिया उसका बड़ा चर्चा कर रहा था, आती उसने 5-6 अच्छी शॉट्स मारी, लेकिन अली रजा ने जैसे से आउट किया उसके बाद एक कंट्रोवर्सी शुरू होती है, जो बदतमीजी पे बोतरा। लेकिन इन लड़कों ने यानी परफॉर्मेंस से जेर करके बताया कि असल जवाब परफॉर्मेंस से मिलता है, ये नारों से, आईपीएल से, इश्तिहारों से नहीं मिलता। बिल्कुल आपने सही कहा। वो शुरू में जो उनका मीडिया था वो प्रोपेगेंडा कर रहा था एक तरफा मुकाबला होगा, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को लीग मैच में हराया था इससे एशिया कप अंडर 19 के। लेकिन फिर क्या हुआ, ये भूल गए कि अब से 8 साल कबल 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने 190 रन से हराया था और यहाँ 191 रन से हराया हमारी टीम ने। तो मेरे ख्याल में अब उनको जो है वो अक्ल के नाखून लेने चाहिए। टैलेंट हमेशा टैलेंट होता है और हमारे खिलाड़ियों ने अपने टैलेंट के जरिए उनको जवाब दिया है। कल तो भारत में सफे मातम बची हुई थी और शोक का समा था। उनके कई टेस्ट क्रिकेटर्स कह रहे थे कि हमारी टीम को क्या हो गया, हालांकि दुनिया की सबसे बड़ी लीग आईपीएल वहां होती है। और उस लीग के 4 खिलाड़ी, 2 अभी सेलेक्ट हुए आईपीएल में और 2 पहले खेल चुके हैं। महात्रे जो उनका कप्तान और सूर्यवंशी, वो भी इस टीम में शामिल थे। लेकिन क्या हुआ, बस अच्छा, एक मिर्जा साहब, एक बड़ा अहम सवाल है, बड़ा अहम मुद्दा तो मैंने आखिर में संभाला हुआ था। आपको अच्छा मेंटोर मिल जाए अपने ही मुल्क से, तो वो क्या गुल खिला सकता है शानदार तरीके से। ये सबूत कल था। सरफराज अहमद नेग्लेक्टेड, रिजेक्टेड, चैंपियंस ट्रॉफी उसने जिताई, अंडर 19 में उसके इवेंट्स हैं, आज भी उसने लड़कों के साथ खेला मेंटोर बन के और लड़कों की परफॉर्मेंस सामने आई। उसके बावजूद हम अपने सीनियर्स, अपने जो मेंटोर्स हैं, उनकी जानिब रुजू करने की बजाय भारी भरकम बाहर से गोरा ले आते हैं, अंग्रेजी समझ ही नहीं आती। तो सरफराज का भी जिक्र करें ना सर। बिल्कुल, हम गोरी चमड़ी से बड़े मुतासिर हैं जामी साहब। उनको डॉलर्स में हम पैसे देते हैं, अपने लोगों की कदर नहीं करते। और सरफराज जिस तरीके से 2006 का आपको याद होगा अंडर 19 वर्ल्ड कप हम सरफराज अहमद की कप्तानी में जीते, और उस भारतीय टीम में कौन था? रोहित शर्मा, अजय जडेजा, पीयूष चावला, और फिर सरफराज की कप्तानी में हम 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीते। तो हमें कदर करनी चाहिए। वो उसको खिलवाड़ किया जाता रहा, सब कुछ हुआ, लेकिन उसने प्रूव किया। और उसके साथ साथ मैं अजहर अली को भी क्रेडिट दूंगा। जो अजहर अली जो थे वो 3 महीने तक उन्होंने मुल्तान में जो कैंप लगा उसमें भी खिलाड़ियों के साथ काम किया। लेकिन अजहर अली का लगाया हुआ पौधा और उसकी आबियारी की सरफराज अहमद ने, और उन्होंने शो किया कि मुस्तकबिल में सीनियर टीम के लिए भी आप सरफराज की खिदमत हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब मिर्जा इकबाल बेग साहब, आपके वक्त नौजवानों को हम सलाम पेश करते हैं। इन्होंने हमारा परचम बुलंद किया, भारत को धूल चटाई और साबित किया कि पाकिस्तान में टैलेंट खत्म नहीं हो रहा, बल्कि टैलेंट अभी बाकी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।